हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं राज्य में प्रशासन के बारे में बात करने वाले हैं क्लास। सबसे पहले बात ये आती है, आपको किसी भी राजा का ओहदा दे दिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि आपको बिहार का, दिल्ली का या फिर आपको किसी देश का जैसे कि भारत का शासन चलाना है। आप भारत का शासन कैसे चलाओगे? यदि आपको भारत का शासन चलाने के लिए दिया जाए तो आप उसको सही से चला नहीं पाओगे, क्योंकि चलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होता है वो होता है रेवेन्यू। जैसे कि अब मुझे चलाने के लिए दे दिया गया तो मैं चलाऊंगा कैसे? जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे मैं अपने अंडर काम करने वाले लेबर को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि किसी भी राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए सबसे मुख्य जो मुद्दा होता है वो होता है उसकी आय होती है। उसकी आय, इनकम, कि उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। तो शुरुआती टाइम में किसी भी राज्य के द्वारा जो इनकम जनरेट किया जाता है वह जनरेट उस देश के अंदर या राज्य के अंदर होने वाले उत्पादन के आधार पर किया जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर जितना उत्पादन होगा उसी में से तो कुछ हिस्सा आपको टैक्स के रूप में मिलेगा, क्योंकि आप उस राज्य के लोगों की सुरक्षा करते हो, आप उस राज्य के लोगों को कुछ ना कुछ सुविधाएं प्रदान करते हो, तभी तो उस राज्य के लोग आपको उसके बदले में कुछ टैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हम बात करने वाले हैं, ये बात हम करने वाले हैं 7 से 12 सेंचुरी के बीच में हम बात करने वाले हैं। इस समय में जितने भी राजा लोग आए उन राजाओं के द्वारा सबसे पहला और बड़ा काम जो किया गया, वो सबसे बड़ा काम यहाँ पर ये था कि उन्होंने अपने आप को एक बड़े उपाधि के तौर पर स्थापित किया। जैसे कि अब एक आम आदमी अब एक आम आदमी आपके बीच में रह करके काम कर रहा है तो उसे भी आप लोगों को आम आदमी की तरह ही देखोगे। लेकिन यदि वही आम आदमी किसी बड़े पोस्ट पर आ जाता है, उसे कोई टाइटल मिल जाता है, वो कोई बड़ा काम करना चालू कर देता है, तो उसे भी लोग बहुत ही बड़े और दूसरे नजरिए से देखने का काम करते हैं। तो यहाँ के जितने भी राजा थे, यहाँ के जितने भी राजा राजवंश के लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या किया? तो उन लोगों ने बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण किया। जैसे कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के राजाओं ने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया, त्रिभुवन चक्रवर्ती का उपाधि को धारण किया। अब इस प्रकार की उपाधि को धारण करने का मेन मोटो क्या होता है, पर्पस क्या होता है, जरा देखिएगा। जरा देखो, हमारे यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी खास फील्ड में ज़्यादा बड़ा कर जाता है, अच्छा कर जाता है, तो हम उसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण देते हैं, नोबेल पुरस्कार देते हैं। ये पुरस्कार उस व्यक्ति की काबिलियत को दर्शाने का काम करता है कि वो व्यक्ति कितना ज़्यादा निपुण है किसी खास सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर भी जो राजा हुआ करते थे, राज्यों के जो राजा हुआ करते थे, वो लोग भी इस प्रकार की उपाधि को इसीलिए धारण करते थे ताकि समाज के अंदर उनका दूसरों से एक बड़ी उपाधि धारण हो सके, लोगों के अंदर उनका बहुत बड़ा स्थान वो प्राप्त कर सके, इसीलिए इस प्रकार की उपाधियों को धारण किया। लेकिन एक बात और, एक राजा तब तक पंगु रहता है जब तक कि उसके अंदर रहने वाले लोग उसका सहयोग ना करें। इसीलिए इस समय के राजाओं ने अपने राज्य के प्रशासन करने के लिए इन प्रकार के लोगों का क्या किया? सहयोग किया। तो इन्हीं के माध्यम से हमने सत्ता की साझेदारी की। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जो है ना, वह एक पूरे से राज्य का शासन, इस पूरे देश का शासन जो है वो अकेले चला नहीं सकता। इसको चलाने के लिए इसमें आपको काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात इसके लिए आपको अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, अधिकारियों की। तो ये जो अधिकारी हुआ करते थे, ये सारे अधिकारी के बीच में यदि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, तो इसी सत्ता के बंटवारे को ही हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो सत्ता की साझेदारी जो की गई वह सामंतों के बीच में की गई, किसानों के बीच में की गई, व्यापारियों के बीच में की गई और ब्राह्मणों के बीच में किया गया। अब इनके साथ क्यों किया, जरा देखो एक खास बात। एक राजा का सबसे बड़ा परिवार कौन होता है? एक राजा का सबसे बड़ा परिवार इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोग ही तो होते हैं,
क्योंकि यही लोग तो राजा को क्या देंगे, टैक्स देंगे, और उसी से इस राजा की इनकम जनरेट होगी। तो यहाँ पर भी इस जो राजा हुआ करते थे, इनको अपने सत्ता की साझेदारी सामंतों से, किसानों से, व्यापारियों से, ब्राह्मणों से इसलिए किया गया ताकि ये उत्पादन का एक हिस्सा बाध्य हो किसको, राजा को देने के लिए। क्या देने के लिए, तो आय या टैक्स देने के लिए बाध्य हो सके, कि उनको देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। अब ये जो टैक्स दिए गए, अब जो टैक्स के रूप में इनसे उत्पादन का जो एक हिस्सा लिया गया, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो तमिलनाडु का एक राजा है जिसका नाम है चोल। जिसका नाम क्या है, चोल राजा। चोल राजा जो हुआ करते थे वो यहाँ के लोगों से आय के तौर पर उनसे श्रम लिया करते थे, श्रमदान लिया करते थे। मतलब कि आपको आना है और हमारे खेतों में कुछ समय तक, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन काम करना कंपलसरी कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई वेतन दिया नहीं जाएगा। जैसे कि घर में आपकी माँ बहनें काम करती हैं, जैसे कि माँ काम करती हैं, तो उनको आप काम करने के लिए क्या कोई पैसा देते हो, कोई पैसा नहीं देते, बेकार करवाते हो। तो यहाँ पर भी जो चोल राजा हुआ करते थे, अपने राज्य के अंदर लोगों को काम करने के लिए रखा गया, लेकिन उनको काम करने के लिए कोई भी इनकम दिया नहीं जाएगा। इस प्रकार के किए गए टैक्स को हम यहाँ पे कहते हैं बेट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट्टी कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था चोल राजा के द्वारा अपनाया गया था। अब जो भी टैक्स आएगा, इस टैक्स का उपयोग किन किन चीजों में किया गया, तो वो था मंदिरों के निर्माण में किया गया, किले के निर्माण में किया गया और युद्ध में किया गया था। अब बात यहाँ पर यह भी आती है कि मंदिरों का निर्माण इस समय जो राजा हुआ करते थे क्यों किया करते थे, इसके पीछे भी एक कारण है। दक्षिण भारत में ज्यादातर जो राजा हुआ करते थे, इस प्रकार की उपाधि को धारण करने के लिए और जनता के बीच में अपने आप को और बढ़ाने के लिए और लोगों के बीच में अपने आप को और बड़ा दिखाने के लिए इस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे वह मंदिरों का निर्माण किया करते थे। और मंदिर जरूरी नहीं कि एक ही धर्म को, बल्कि विभिन्न प्रकार के धर्मों के मंदिरों की स्थापना की बात इस समय की गई थी। किले का निर्माण बाहरी तौर से होने वाले हमले, आक्रमण, युद्ध को रोकने के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसको कहते हैं दुर्ग का निर्माण करना, दुर्ग, पोर्ट का निर्माण करना। अब यहाँ पर टैक्स को वसूलना है, टैक्स को तो वसूलेंगे तभी तो राजा का इनकम होगा, शासन चलेगा, प्रशासन चलेगा। तो टैक्स के वसूलने के लिए हमने जिस अधिकारी की नियुक्ति की थी वह अधिकारी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। आज के टाइम में यदि एक जिले को, एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए हम चुनते हैं एक आईएएस ऑफिसर को चुनते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर हम चुनते हैं, इस आईएएस ऑफिसर का जो चुनाव होता है वह यूपीएससी के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर टैक्स को चुनने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति होती है वह प्रभावशाली परिवारों से किया जाता है, जो प्रभावशाली होते हैं, समृद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं, या कह सकते हो क्षत्रिय वंश के होते हैं। ऐसे लोगों के परिवारों से हमने इस समय क्या किया, तो इस समय हमने यहाँ के अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम किया। इसी प्रकार का काम इस समय सेना के तौर पर भी किया गया था। सेना के तौर पर जैसे सेना में बड़े बड़े ओहदे होते हैं, तहसीलदार होता है, सूबेदार होता है, गवर्नर होता है। ऐसे बड़े बड़े पोस्ट के लिए हमने जो सेना की नियुक्ति की थी वो भी इसी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करके करने का प्रयास किया। तो क्लास ये टॉपिक था राज्यों में प्रशासन की व्यवस्था के बारे में, कि राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से किया गया, कैसे किया गया, प्रशासन कैसे चलाया गया, कैसे आगे बढ़ावा दिया गया। तो ये थे इसके बारे में टोटल टॉपिक्स के बारे में। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।